हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। अभी अपन जो जेईई मेंस 2023 जनवरी के अंदर जो 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट के अंदर मेरे को कुछ क्वेश्चंस मिले हैं मेमोरी बेस्ड, उनके वीडियो सॉल्यूशंस पे अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है आपका, समेशन के इक्वल टू 0 से लेके 6 51 माइनस के C3, मतलब बाइनोमियल थ्योरम का एक इजी सा क्वेश्चन था। बस एक छोटा सा इसमें ट्रिक था, वो अप्लाई करना। वो क्या था वो अपन बताएंगे। पहला काम तो मैं क्या करता हूँ ना, सिंपली के का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो के का वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया तो के का वैल्यू 0 पुट किया तो आ जाएगा 51 C3। फिर एक एक कम करते जाओ यार, तो फिर आ जाएगा 50 C3, फिर आ जाएगा 49 C3, फिर आ जाएगा कितने टोटल टर्म पुट करना है, 0 से स्टार्ट करके 6 तक, मतलब 7 टर्म आ जाएंगे बेटा, है ना। फिर 48 C3 और पुट करते जाओ यार, 47 C3, 46 C3, कितने हो गए जी, 3 3 6, एक और लिख दो। अच्छा सो गए, नहीं 7 करने हैं, तो 45 C3। ये अपने पास में टोटल 7 टर्म मैंने लिख दिया। अब है ना, एक प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास में, प्रॉपर्टी ये था कि NCR प्लस में NCR माइनस 1, इसको अपन क्या लिखते हैं ना, अगर अपर सबस्क्रिप्ट दोनों का सेम हो तो उसको लिखता हूं मैं, उसमें एक ऐड कर देंगे, CR कर देंगे। ये चीज था। अब इसमें तो ये अगर ध्यान से देखो ना, सबके अंदर लोअर सबस्क्रिप्ट सेम है भैया, 3 3 3 3 दिया हुआ था, है ना। तो आपको कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा इस एक टर्म को। ठीक है, कन्वर्ट मैं क्या करूंगा, मैंने ये लिख दिया, ये जो पहला टर्म है ना 45 C3, इसको थोड़ा सा इसके बारे में सोचा कि यार इसको कुछ अलग लिख सकते हैं क्या। तो 55 C3 को, है ना, मैंने एक बार क्या कर दिया ना कि 45 C4 लिखा, इक्वल टू ये कितना बन के आ जाएगा ना, इक्वल टू ये कितना बन के आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक ये टर्म खुद से लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको सम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 46 C4 बन जाएगा ना। ये जो प्रॉपर्टी अभी बताया था वो लगा के NCR माइनस 1, तो n ऊपर आ गया, n प्लस 1, और यहां से 11 लिख देंगे। अब यहां से 45 C3 जो है वो बन के आ गया 46 C4 माइनस में 45 C4। ये 45 C4 को अपन बाहर रखेंगे, 46 C4 46 C3 से मिलके काम बनने लग जाएगा अपना। तो क्या हो गया ना, यहां इसकी जगह मैंने पुट कर दिया, इसकी जगह पुट क्या कर दिया ना, 46 C4 माइनस में 45 C4। अब अगेन अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा ना, 47 C4। फिर इसके साथ देखोगे 48 C4, तो जस्ट लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला क्या था 51 C3, तो डायरेक्टली लिख देना आप। अब मतलब कोई सोच रहा हो सर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, अरे नहीं, सिंपली डायरेक्ट लास्ट वाले पे चला जाएगा, लास्ट वाले में एक एक ऐड कर दिया करो। तो 51 में एक ऐड करेंगे तो 52 C4, और एक माइनस का कितना था अपने पास में, 45 C4। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएंगे। अब इसको मेरे को ऑप्शन तो मिले नहीं थे, तो मेरे को जहां तक लगता है इस टाइप का कोई ऑप्शन दिया होगा, या तो ये हो सकता है, या फिर क्या कर सकता है, इसको सिंप्लीफाई करके वो और कुछ लिया होगा। तो वो तो डिपेंड करता है आगे ऑप्शन क्या दिया हुआ था यार उस पे। चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगले वाले में क्या था ना, इफ मॉडुलस z प्लस 2 आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा, इस मॉडुलस का वैल्यू 2 दिया हुआ था और खुद ही बोल रखा है इज ए सर्कल। ठीक है, वैसे तो अपन अगर भी ये चीज नहीं भी बोलता है ना कि इज ए सर्कल, तो भी अपन ये सर्कल ही बन के आता ना, ये तो अपन पढ़ते हैं इस चीज को। तो देन सेंटर निकालना उस सर्कल का क्या होगा, तो सिंपल सा इसके अंदर क्या काम करना है, z को रिप्लेस कर दो आप x प्लस आयोटा y से, तो कितना कितना बन के आएगा, मोड x प्लस आयोटा y प्लस में 2 आयोटा इक्वल टू में 2 टाइम्स, या फिर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग और कर दो यार, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4 टाइम्स आ जाएगा, और फिर यहां पे बन जाएगा अपने पास x प्लस आयोटा y माइनस का आयोटा, ये चीज बन के आ गया। ठीक,
यहाँ भी स्क्वेयरिंग। अब इसमें एक्स वाली टर्म तो ओनली एक है रियल पार्ट, तो और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा y प्लस 2, दोनों का स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वेयर 4 टाइम्स यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वेयर। ये चीज बन के आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो यार, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 4y प्लस 4 इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस का 8y और प्लस का 4, तो 4 से 4 इधर हो गया अपना कैंसिल आउट। जो टर्म सारी टर्म को एक तरफ लेके आते हैं अपन, तो कुछ जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल आउट भी कर देते हैं। तो कितना बचेगा 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर माइनस का 12y इक्वल टू 0। अब ना बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक क्या किया होगा वो मैं एक बता देता हूं। डायरेक्टली यहां से सेंटर निकालने की ट्राई किया होगा, बस यही एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि सेंटर निकालने से पहले एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 बना लिया करो यार। तो ये कितना बन जाएगा फिर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का 4y इक्वल टू 0। अब सेंटर लिख सकते हो आप, एक्स का तो कोई टर्म है ही नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2 आ गया। तो 0,2 मतलब सेकंड ऑप्शन था वो अपना फाइनल आंसर आ गया जी। आगे वाले पे चलते जी। नेक्स्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, एक फंक्शन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मिक्स करके प्रॉब्लम बनाया गया है यार। इसमें है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स की पावर n प्लस लैम्डा। यहां पे कितने अननोन है, एक तो अपने पास n नहीं पता, एक लैम्डा नहीं पता, तो कम से कम 2 मेरे को कंडीशन चाहिए। तो थोड़ा सा आगे पढ़ा, 2 कंडीशन क्या क्या है, f(4) का वैल्यू दिया 133 और f(5) का वैल्यू दिया 255। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से अपन n और लैम्डा निकालेंगे। तो पहले इतना ही काम करते हैं अपन। f(x) दिया हुआ था 2 इंटू एक्स की पावर n प्लस में लैम्डा, तो f(4) आ गया अपने पास में 2 इंटू में f(4) मतलब x की जगह पुट करेंगे तो ये 4 की पावर n प्लस में लैम्डा और f(5) कितना 2 इंटू 5 की पावर n प्लस में लैम्डा। ये वैल्यू दिया हुआ था 133, ये वैल्यू दिया हुआ था 255। माइनस कर दो सिंपली यार, ये अगर मैं बोलूं सेकंड इक्वेशन, ये बोलूं अगर फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट। यहां बचेगा 2 टाइम्स में 5 की पावर n माइनस में 4 की पावर n, माइनस कर दो कितना बचेगा 2 2 1 है ना, इतने बच गया। ठीक है, ये बचेगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n इक्वल टू आ गया 61। अब आपको खुद से ये सोचना पड़ेगा कि n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं मैं, जैसे 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n 61 आ जाए। ठीक, 1 1 पे तो दिख रहा है साफ साफ नहीं आएगा, 2 पे भी नहीं आ पाएगा क्योंकि ये 25, ये 16 वो नहीं बनवाएगी, 61 दिया हुआ। तो 3 एक बार पुट करके देखें, तो 3 किया तो 5 की पावर 3 125 और ये 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा आपके पास में 64। तो अगर मैंने माइनस किया तो यहां से ध्यान में आया कि यार 61 बन रहा है, तो यहां से पता लग गया कि n इक्वल टू तो 3 आ गया। ठीक, n का वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया। n का वैल्यू 3 किसी एक में पुट कर दो, तो 2 इंटू में 4 क्यूब प्लस में लैम्डा इक्वल टू 133। तो लैम्डा कितना आ जाएगा अपने पास में 2 इंटू में 4 मतलब 64 माइनस 133। तो कितना आ गया, ये आ गया 2 इंटू में 4 की पावर 3 आपके पास आ गया 64 128 माइनस का 133। तो लैम्डा इक्वल टू माइनस का 5 आ गया यार। लैम्डा का वैल्यू पता लग गया और ये वैल्यू पता लग गया, तो इसका मतलब अपने पास जो f(x) फंक्शन है वो f(x) फंक्शन ये बन के आया 2 इंटू में x की पावर 3 माइनस का 5, ये बन के आ गया। निकालना क्या है, निकालना है f(3) माइनस f(2), निकाल लो ये f(3) माइनस f(2) बोला हुआ है। ठीक है, माइनस f(2) तो कॉन्स्टेंट हम तो वैसे ही हट जाएगा यार, कॉन्स्टेंट को मारो बोली तो 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा ना 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये निकाल लो यार। 2 इंटू में ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा माइनस का 8। तो कितना बच गया यार, यहां पे बच गया अपने पास में 19 इंटू 38 आ गया। 38 के अपन को क्या निकालना, पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइजेस, पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइजेस निकालने जी।
तो क्या क्या हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है, ठीक है, और 19 हो सकता है, और कितना हो सकता है 38, और पॉजिटिव सम ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल डिवाइसेस, तो 2 आ गया, 19 आ गया, 1 आ गया, ऐड करो यार इनको, कितना आ रहा है 21 और एक 22, ठीक, सेकंड ऑप्शन। तो पहला चीज तो क्या था ना, आपको फंक्शन की हेल्प से मैंने n की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू निकाली, उसके बाद सिंपली ये चेक किया कि जो भी लास्ट में फाइनल आंसर आएगा उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जितने भी आ रहे हैं उन सबको ऐड करके एक फाइनल आंसर कमेंट करना था, ठीक। चलो नेक्स्ट, the number of numbers between 5000 and 10,000 by using the digits 1 3 5 7 9 without repetition, किसी को रिपीट नहीं करवाना है, और डिजिट भी इसने स्पेसिफाई करके दे दिया कि कौन कौन सी डिजिट यूज करनी है, 1 यूज कर सकते हो, 3 5 7 9, कहने का मतलब ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स को यूज करना है, और नंबर ऐसा बनाना है जो कि 5000 और 10,000 के बीच में होना चाहिए। बीच का मतलब इन दोनों को भी नहीं लेना बेटा, ये चीज भी कई को कंफ्यूज करती है, इन दोनों को भी नहीं लेंगे अपन, ठीक। तो इन दोनों के बीच में इतना तो क्लियर हो गया मेरे को कि एक 4 डिजिट का नंबर बनेगा, क्या बनेगा, एक 4 डिजिट का नंबर बनेगा, और डिजिट्स अपने पास ये है, किसी को रिपीट भी नहीं करवाना है, तो लगाते हैं कंडीशन बेटा, एक 4 डिजिट का बॉक्स बना लेते हैं अपन, 1 2 3, ये अपने पास में एक 4 डिजिट का बॉक्स बन गया। सबसे ज्यादा तो दिक्कत आती है वो फर्स्ट डिजिट को फिल करने में आती है, उसके बाद तो आप लगा दोगे। फर्स्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, नंबर होना चाहिए 5000 और 10,000 के बीच में, तो फर्स्ट डिजिट 1 तो हो नहीं सकता, फर्स्ट डिजिट 3 भी नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर ये भी बोल देंगे सर फर्स्ट डिजिट 5 भी नहीं हो सकता, यहां गड़बड़ हो जाती है। 5 को ले सकते हो बड़ा, क्योंकि मैंने अगर मान के चलो 5 यहां पे फिल किया, फिर 1 किया, फिर 7 किया, फिर 9 किया, ये जो नंबर आपने लिखा ये तो इनके बीच में है, तो इसका मतलब 5 को फिल कर सकते हो आप, इसका मतलब 5 को फिल कर सकते हो आप। तो यहां पे 5 7 9 फर्स्ट वाले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी। तो यहां पे अगर यहां पे कोई ना कोई एक आ जाएगा 5 7 9 में से, तो उसको छोड़ के बाकी कितनी पॉसिबिलिटी, और 4 पॉसिबिलिटी, और फिर आगे एक कम करते जाओ, फिर 3, फिर 2, किसी को रिपीट करवाना नहीं है, ये बन जाएगी। सबके बीच में मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई क्यों, मल्टीप्लिकेशनल रूल, वो क्या रूल है कि सारी की सारी डिजिट को फिल करना है, किसी को खाली नहीं छोड़ना है, तो सबके फर्स्ट भी फिल करना है, एंड सेकंड भी करना है, एंड थर्ड करना है, एंड फोर्थ, मैंने एंड यूज कर रहा हूं, मतलब सबके बीच में मल्टीपल लगाना पड़ेगा। अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आप यार, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 12 इंटू में 6 72 मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है, जो कि सेकंड ऑप्शन है, ठीक। कुछ कुछ के ऑप्शन भी अवेलेबल है अपने पास, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। बाकी आप कमेंट करके बताते रहना कि यार यही ऑप्शन थे, या फिर क्वेश्चंस में कोई डाटा ऊपर नीचे है तो वो भी बता देना, क्योंकि जितना मेरे को मिला है उसके अकॉर्डिंग लिख के बता रहा हूं मैं। तो चलिए आगे, मैथमेटिकल रीजनिंग का अगर आपने PYQ किए थे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको खूब मिले होंगे। लास्ट 2-3 शिफ्ट में तो कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, P इंप्लीकेशन Q वाले, खूब सारे ऐसे सवाल थे जिनमें P इंप्लीकेशन Q का यूज कर रहा था। और अभी क्या ना, इसमें क्या ना, इसने खुद से कुछ सिंबल बना दिए, डेल्टा को उल्टा करके लिख दिया, और यहां ऑपरेटर जो भी लिखे ना उनका मीनिंग भी बता दिया कि अगर मैं फर्स्ट डेल्टा की जगह और यूज करूं, और डेल्टा का जो उल्टा है उसकी जगह अगर एंड यूज करूं, तो मेरे पास ये पूरा जो भी आपके पास यहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एक टोटोलॉजी बनना चाहिए, मतलब सारे के सारे उसके स्टेटमेंट ट्रू 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 फॉर्म में मिलने चाहिए। चलिए, ये इस टाइप के जो सवाल रहते हैं ना यार, जो मतलब ऐसे ऑपरेट करके दे देता है खुद से, थोड़ा सा लेंदी होते हैं। क्यों, क्योंकि अपन को एक एक ऑप्शन करके चेक करना पड़ेगा। अब इसकी वही है कि फर्स्ट ऑप्शन सही आ गया तो किस्मत पे, लेकिन एक पॉइंट छोटा सा याद क्या रख सकते हो कि जब भी सारे स्टेटमेंट फॉल्स हो तब तो आप क्या चेक कर लिया करो, एंड वाले जहां जहां पे दोनों एंड है ना वो चेक कर लिया करो।
टोटोलॉजी में आप एक थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हो कि आप और वाले चेक कर सकते हो जल्दी के लिए। अगर वो नहीं है फिर तो ऑप्शन तो सारे चेक करनी ही है। तो मैंने अगर फर्स्ट ये जो लिखा हुआ उल्टा डेल्टा उसकी जगह भी और यूज किया, सेकंड ये जो डेल्टा लिखा है इसकी जगह भी मैंने और यूज किया, और लगा के देखते हैं कि अपने पास क्या बन रहा है। P इंप्लाइज Q और P और Q, ये बन के आया। ठीक है, P इंप्लाइज Q को क्या लिखते हैं अपन, फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन और Q, और करके लिखना है P और Q। अब यहां पे आपको इन दोनों में से कॉमन लेना चाहिए। दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है जी, Q कॉमन दिखाई दे रहा है, सबके बीच में और है, तो नेगेशन P और बाहर भी और लगा दो। जब भी आपको ये चीज दिखाई देना बड़ा मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर में कोई भी स्टेटमेंट दिखाओ और उसका नेगेशन दोनों के बीच में अगर और यूज हो रखा है ना, डायरेक्टली बोल दिया करो कि ये टोटोलॉजी हो जाएगी, ये ट्रू आ गया। और ट्रू का किसी के भी साथ आप यूनियन लो ट्रू ही बनेगा, ट्रू का किसी के साथ भी आप यूनियन लो ट्रू बनेगा। तो ये तो टोटोलॉजी आ गया अपने पास, जो कि फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन है। यहां से अपन ने चेक कर दिया यार, फोर्थ ऑप्शन से चेक कर लिया कि टोटोलॉजी क्यों आ रहा था, तो ये बन के आ गया यार अपने पास। ठीक है, चलिए जी, मैथमेटिकल रीजनिंग का इजी सा क्वेश्चन था, ये भी अपना कंप्लीट हुआ। अगले वाले पे आओ यार। अगला वाला जो क्वेश्चन दिया ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन कंसेप्ट यूज किया इसने, जिसमें अपन कोई लिमिट को ब्रेक करते हैं किसी, जहाँ पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होता है या फिर जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, वो वाला कंसेप्ट यूज किया पहला चीज। तो दूसरा, इसमें ग्राफ के अंदर पढ़ते हैं अपन क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, उसको भी यूज किया, उसकी हेल्प से चीजें करने वाले। इसमें वो क्या रखा ना, अपन लिखते हैं क्या, कोई फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं अपन a से b fx dx, ऐसे ही तो लिखते हैं यार। यहां पे इसने fx ना लिखे, उस पूरे फंक्शन के बाहर एक मोड लगा दिया। फंक्शन क्या था, lnx था, lnx के बाहर एक मोड लगा दिया इसने। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा जी, जैसे मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये मेरे पास lnx का ग्राफ आ गया, ये पॉइंट कितना 1,0। ठीक, अब क्या है ना, lnx के मतलब पूरे फंक्शन के बाहर मोड लगाने का मतलब है उस ग्राफ में आप y एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट है उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो। y एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट है ना, उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो। y एक्सिस नहीं, सॉरी x एक्सिस के नीचे जितना भी पार्ट है उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो। तो इसका अगर मैं मोड लूंगा तो ये बन के आ जाएगा भैया, इसको ऊपर इमेज बना दिया ऐसे, फिर ये ऐसे चला गया, ये बन के आ जाएगा। और इस पॉइंट कितना 1,0। तो आप खुद से देखो यार, 1 पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है और 1 इनके बीच में आ रहा है लिमिट्स के, x की वैल्यू 1/3 से 3 में जा रही है, 1 इनके बीच में आ रहा है। इसका मतलब पक्का अपन 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा। करो भैया, ब्रेक करो इसको, तो ये बन जाएगा लोअर लिमिट 1/3, फिर यहां पे लिखेंगे 1। तो 1/3 से 1 में तो क्या बोल सकते हैं, इस ग्राफ में देखो आप नेगेटिव आ रहा है ना, तो बाहर एक माइनस लगा दो, lnx dx। ठीक है, प्लस 1 से लेके कहां तक, 3 तक। 1 से 3 में देखोगे तो lnx के ग्राफ में अगर चेक करें ऑलवेज पॉजिटिव बन रहा है, तो यहां पे प्लस साइन के साथ खुल जाएगा। lnx मोड हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड में अपन अंदर वाला टर्म अगर ऑलवेज पॉजिटिव तो बस प्लस से खोल देंगे अपन। ठीक है भैया, ये चीज हो गया। अब इसमें क्या होगा, lnx का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली याद रखते हैं, x lnx माइनस x, या फिर अगर किसी को निकालना है तो इनटू में एक 1 मान लो और बाई पार्ट्स लगा के निकाल लो, जैसे याद रखने के लिए बोलते हैं। तो यार, तो ये तो आ जाएगा माइनस का x lnx माइनस x 1/3 से 1, ठीक, प्लस में, और ये भी यही x lnx माइनस में x और 1 से 3। ठीक, पहले लिमिट पुट करते रहे, ये 1 पुट करेंगे तो ln1 तो 0, ये माइनस का -1, माइनस माइनस हो गया, ये प्लस 1/3 ln1 ऑफ 3। ठीक, और माइनस का ये -x हो गया यार
अगेन देखो माइनस माइनस प्लस, तो हाँ वहां से माइनस, तो ये माइनस का 1/3 हो जाएगा, ये माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में पहले 3 पुट करेंगे, 3ln3 माइनस का 3, फिर 1 पुट करेंगे तो ये तो 0 आ गया, माइनस का माइनस लगा के फिर पुट करना है, तो माइनस ऑफ -1 ये बन के आ गया जी। ठीक है, अब यार थोड़ा देख लेना कैलकुलेशन, कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/3 माइनस कर दो यार, -1/3 और ln3 आ जाएगा, क्योंकि इसको ln1/3 को क्या लिख दिया मैंने, -ln3, तो माइनस बाहर ले लिया मैंने, और ये माइनस, ये +1 आ जाएगा, तो 1 - 1/3 कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 माइनस ये बन गया। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक, सही चल रहा है। हाँ, अब यहां पे और देख लो यार, प्लस में 3 × ln3 -3 + 1, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ, तभी जाके आंसर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्या बनेगा ना, ये अपने पास बनना चाहिए था माइनस का 2/3 माइनस का 2, तो माइनस का 6 माइनस का 8/3, और वो भी 8/3। चलो 1/3 दोबारा देखो, 1 को अगर मैंने पुट किया तो ये तो 0 आ जाएगा, और ये माइनस ऑफ -1 आ गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे अगर अपन पुट करें 1/3 इंटू में ln 1/3 और माइनस का 1/3, तो ये 1 - 1/3, तो कितना आ जाएगा, -1 - 1/3, हाँ तो 3 - 1 2 प्लस का 2/3 आ जाएगा ना, ये गड़बड़ कर दिया। ठीक है, 2/3 प्लस का, तो 2/3 माइनस का 2, अब ठीक है, -2, तो ये माइनस का 4/3, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3, और यहां से अगर मैंने ln3 कॉमन ले लिया तो 3 - 1/3, ये कितना आ जाएगा 8/3, तो प्लस में 8/3 ln3, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ जाएगा ना, इन दोनों में से 4/3 कॉमन आ जाएगा, तो 4/3 अगर कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचेगा यहाँ पे, तो 2 ln3 जिसको लिख सकते हैं ln9, माइनस में 1 उसको लिख दिया lne, तो ये कितना बन गया 4/3 ln9/e। अब जो फॉर्म दिया हुआ था ना, उस फॉर्म से कंपैरिजन करो, फॉर्म दिया हुआ था इक्वल टू m/n ln n²/e, तो यहां पे 3, मतलब यहां पे n तो उसका स्क्वायर यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पे 3 तो यहां पे 9 स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक है, तो m का वैल्यू तो आ गया 4, n का वैल्यू आ गया 3, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, 25 - 5 तो 20 आ जाएगा, 20 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस लिमिट को ब्रेक करना था, और उसके बाद तो डायरेक्टली आप चेक कर सकते थे यार चीजें कि क्या क्या हो रहा है। चलो आगे अगले वाले में बढ़ते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इजी सा क्वेश्चन था, और उसमें लिमिट लास्ट में और अप्लाई कर दिया है। लिमिट तो बस t टेंड्स टू इन्फिनिटी, t की टर्म्स में जो भी आगे बनेगी टर्म्स उसमें लेके जाएंगे t को इन्फिनिटी की तरफ, तो देखेंगे वैल्यू किधर जा रही है, तो इजी रहेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला काम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपन क्या चेक करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करने से भी पहले कौन सी फॉर्म है, dy/dx, y वेरिएबल यहां पे लिखा हुआ है उसमें है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करो। चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में y के मल्टीपल में कितना, अल्फा, तो e की पावर इंटीग्रेशन अल्फा इंटू dx, तो e की पावर अल्फा x ये आ जाएगा, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, अब मैं अगर लिखूं यहां पे, तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे माइनस दिया होता है यार, ठीक है सॉरी, इक्वल टू में राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, गामा e की पावर -βt इंटू में e की पावर अल्फा x dx। ठीक, तो ये कितना बन के आ जाएगा, इंटू में dx, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार, जो भी बनेगा उसको देख लेंगे। ठीक, तो y इंटू में e की पावर अल्फा x इज इक्वल टू में, यहां पे x के रिस्पेक्ट में करना, तो इसको तो निकालो बाहर यार, तो गामा e की पावर -βt तो आ गया बाहर,
ई की पावर अल्फा एक्स का ई की पावर अल्फा एक्स अपॉन में अल्फा और आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट सी भी आ गया। तो यहां से मैं ई की पावर अल्फा एक्स से डिवाइड कर दूं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में कि गामा अपॉन अल्फा और ई की पावर माइनस बीटा टी अपॉन में अल्फा एक्स तो कैंसिल आउट, प्लस में सी इंटू में ई की पावर अल्फा एक्स। वाई ऑफ टी बोला हुआ यार, वाई ऑफ टी बोला हुआ ना, तो यहाँ पे डी टी होगा बेटा, ये आपने गड़बड़ किया, यहाँ पे डी टी होगा आपने पक्का। तो ये सारे के सारे टी में चलेंगे फिर ऐसे, तो ये टी में आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, ये भी टी में आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब अगर मैं लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी करूं, ये चीज ध्यान में रखो, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में टी, ये किधर जाएगा, वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ये वैल्यू किधर अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये वैल्यू भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, जीरो आ जाएगा यार, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। तो ये भी कंप्लीट हुआ जी अपना। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ ना, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट में m और रूट टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में m माइनस में 2, द रेंज ऑफ एफ एक्स इज 0 से 2, देन वैल्यू ऑफ m बताना है। मतलब इस फंक्शन का रेंज खुद से दे दिया कि 0 से 2 है, तो m जो एक अननोन है उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है इनमें से, वो चेक करना है। यहां पे मेरे को साइन एक्स माइनस कोस एक्स दिखाई दिया पहले तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का रेंज निकालो यार। साइन एक्स माइनस कोस एक्स का रेंज तो डायरेक्ट याद रखने के लिए बोलते हैं, बिलोंग्स टू क्या होगा, ये बोलते हैं ना ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं, माइनस का स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस रूट टू से लेके प्लस रूट टू, ये चीज बन के आ गया। तो पुट कर दो। अगर मैंने एक बार ये पुट किया log रूट m रूट टू, मैंने रूट टू अगर पुट किया इसकी जगह तो प्लस में m माइनस टू, तब तो कितना बन जाएगा ये 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, तब तो बन जाएगा log रूट m और यहाँ पे m बन गया, ठीक। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, कितना आ जाएगा log m, ये m की पावर 1/2, तो पावर का रेसिप्रोकल करेंगे, ये तो 2 बन गया। इसका मतलब रूट टू पुट करने पे अपने को सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब दूसरे माइनस रूट टू पुट करने पे जीरो आना चाहिए, है ना, तो माइनस रूट टू पुट करो log रूट m, माइनस रूट टू पुट करने पे माइनस का 2 बन जाएगा प्लस में m माइनस का 2, तो ये बन गया log रूट m माइनस 4, और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए ना, इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो खुद से सोच सकते हैं अपन यार कि ये वैल्यू जीरो कब पॉसिबल है, जब m की जगह क्या होना चाहिए 5 माइनस 4 1 बनेगा तभी, तो m की जगह क्या आ जाएगा अपने पास में 5 आ जाएगा, जो कि कौन से है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी ऑप्शन में आपको क्या दिया है, m इक्वल टू 5 दिया हुआ है। चलिए और चलते हैं आगे। 2 die are rolled if the probability that sum of the numbers on die is n, where n minus 2 root 3n n plus 2 are in GP, और जो प्रोबेबिलिटी का लास्ट में फाइनल आंसर है वो दिया हुआ है x अपॉन 48, वो तो निकाल लेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस, वो तो एस एक्स क्या आएगा वो निकालना है, ठीक है। पहला चीज तो दो डाई को जब अपन रोल कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 कितना 36 पॉसिबिलिटी आ गई, कितनी आ गई 36 पॉसिबिलिटी आ गई। अब उनमें से उन दोनों डाई को रोल करने पर जो भी आउटकम्स आ रहा है उन आउटकम का सम किसके बराबर है, एन के बराबर है। एन नहीं पता, नॉर्मली एन दिया रहता है, इस बार एन देने के लिए उसने एक जीपी के टर्म में दे दिया, मतलब दो कंसेप्ट मिक्स करने की ट्राई किया, प्रोबेबिलिटी को एंड सीक्वेंस एंड सीरीज को। तो कोई नहीं, तो सिंपल सा है, 3 टर्म जीपी में है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर करो, तो 3n इक्वल टू में n माइनस 2 इंटू में n प्लस 2, यह आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में 4 माइनस का 3n इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा n प्लस 1
इंटू में n-4 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, एक तो -1 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा। अब सम नेगेटिव तो हो नहीं सकता यार, सिंपल सी बात है। तो n का वैल्यू कितना पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। n का वैल्यू कितना पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। ठीक, मतलब सम आपके पास 4 कब कब आ सकता है, दो डाई को रोल करने पे। तो एक तो आ सकता है 1 और 3 आ जाए, एक आ सकता है 3 और 1 आ जाए, या फिर क्या हो सकता है 2 और 2 आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जी, ये 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम तो 3 आ गया, और टोटल कितना था 36, तो ये तो कितना आ गया 1/12 आ गया। लेकिन आना चाहिए x/48, नीचे 48 तो अपने 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो ये तो 4/48। इसका मतलब x का वैल्यू अपने पास में 4 आ गया, x का वैल्यू अपने पास में 4 आ गया। सिंपली ऐसे अपन ने चेक कर लिया यार, x का वैल्यू यहां से कितना आ गया 4। चलिए अगले वाले पे और चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में क्या चीज दिया हुआ है, इफ ए बी ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रखा है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। बी एंड सी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -b के, और सी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -c के। ये चीज क्वेश्चंस में दे रखा था। सेम ऑर्डर है सबका, जो भी ऑर्डर है इन मैट्रिक्स का, या n/n मान लेते हैं अपन। तो देन चेक करना है अपन को, ए पे तो अपन लगा रहे हैं ओड पावर। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर, मतलब काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है ना, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आप कोई भी पावर लगाओ वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बन के आएगा, श्योर है। ठीक है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ा उल्टा होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्योंकि एक नेगेटिव आता है, तो अगर आप इवन पावर लगाओगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर पावर लगाते हो आप ओड नंबर की, तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में ही रहता है। अब यहां पे पावर लगा के थी इसने इवन, तो बस अपना काम यहां पे अब बहुत इजी कर दिया इसका मतलब इसने। तो ए की पावर जो 13 है वो भी एक क्या हो जाएगा ना, मैट्रिक्स बनेगा, और वो भी क्या होगा ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको अपन ने बोल दिया P, तो इसका मतलब P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो P ट्रांसपोज को, मतलब इसको एक बार के लिए P बोल दो आप, है ना, और P सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब P ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, P क्या आएगा, B की पावर 26 को मैंने Q बोल दिया, तो Q का ट्रांसपोज भी Q के बराबर होगा बेटा। अब एक एक करके अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, A की पावर 13 इंटू B की पावर 26 माइनस में B की पावर 26 इंटू A की पावर 13 को चेक करना। तो इसको मैंने पहले तो ऐसे लिखा, P इंटू Q माइनस में Q इंटू P, ठीक है। और जो भी किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, आप डायरेक्टली उसका ट्रांसपोज लगा दिया करो। और ट्रांसपोज क्या होता है, प्लस माइनस पे तो अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो ये पी क्यू का ट्रांसपोज माइनस में क्यू पी का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज ऐसे खुलेगा, पहले ये फर्स्ट ये वाला लिखेंगे, क्यू ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज माइनस में पी ट्रांसपोज इंटू क्यू ट्रांसपोज, ये बराबर रहेगा आपके पास। तो ये क्यू पी माइनस में पी क्यू आ गया, तो अपन ने माइनस अगर कॉमन लिया तो ये बन गया पी क्यू माइनस में क्यू पी। स्टार्ट किया था अपन ने पी क्यू माइनस क्यू पी और उसे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही दिया हुआ है, वही आंसर आ गया। फिर भी चेक करने के लिए सेकंड लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है सिमेट्रिक थी, तो गलत हो गया। एक ये और चेक करके बता देते हैं अपन कि ए सी माइनस ए किस टाइप का है। तो आपने क्या किया ना, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया तो क्या बनेगा, ए सी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। ए सी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, सी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस में ए ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज तो किसके बराबर होगा, माइनस सी के, और ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए के माइनस में ए। तो यार ये तो कुछ भी नहीं बन रहा, ना नेगेटिव बन के बाहर आ रहा है ना सेम बन के बाहर आ रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं, ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दोनों ही ऑप्शन ये गलत हो गए, इसका मतलब ओनली ऑप्शन क्या बचा अपने पास, ए, जो कि सही हो गया। तो यार मेरे को तो इतने मिले थे क्वेश्चंस जिनका अपन ने साफ डिटेल में बता दिया। जैसे ही अपने पास प्रॉपर आएगा सारे क्वेश्चंस तो वो भी लेके आएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो सॉल्यूशन में। ऑल द बेस्ट।